आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th सीबीएसई डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म पढ़ेंगे। यह चैप्टर शुरू करने से पहले इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका जहाँ पे सिन्हाला और तमिल भाषा बोलने वाले लोग रहा करते थे, जिसमें सिंहली भाषा बोलने वाले लोग मेजॉरिटी में थे और तमिल भाषा बोलने वाले लोग माइनॉरिटी में थे। वहाँ की सरकार मेजॉरिटी वाले लोग जो थे उनको ध्यान में रख करके कोई भी कानून बना रहे थे, तमिल वाले लोगों को नज़रअंदाज कर रहे थे और यही कारण बना था श्रीलंका में सिंहली भाषा और तमिल भाषा बोलने वाले लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट का। बार बार प्रयत्न करने के बावजूद भी सरकार तमिल भाषा बोलने वाले लोगों को इग्नोर कर रही थी। तमिल भाषा बोलने वाले लोग यह डिमांड कर रहे थे कि श्रीलंका की सरकार फेडरल हो जाए और उन्हें भी वो सारी अधिकार मिले जो सिंहली भाषा बोलने वाले लोगों को मिल रहा, लेकिन सरकार यह बात स्वीकार नहीं की। रिजल्ट क्या हुआ? फाइनली रिजल्ट निकला वहाँ सिविल वॉर का, जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हुई, बहुत सारे जान माल की नुकसान हुई। वहीं दूसरा केस हम लोगों ने पढ़ा था बेल्जियम का, जहाँ पे डच और फ्रेंच स्पीकिंग पीपुल रहा करते थे। पूरे देश में जहाँ डच भाषा बोलने वाले लोगों का संख्या ज़्यादा था, वहीं फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों का संख्या कम था। लेकिन डच स्पीकिंग पीपुल के मुकाबले फ्रेंच वाले जो लोग थे वे ज़्यादा धनी और एजुकेशन डिपार्टमेंट में, पढ़ाई लिखाई के मामले में डच से बहुत आगे थे और यही कारण बना वहाँ पे कन्फ्लिक्ट राइज हुआ डच स्पीकिंग पीपुल और फ्रेंच स्पीकिंग पीपुल लोगों के बीच में। और इस कन्फ्लिक्ट की वजह से बेल्जियम की सरकार ने यह निर्णय लिया कि वो अपने गवर्नमेंट के फॉर्म को फेडरल स्ट्रक्चर अडॉप्ट करे और वहाँ की सरकार ने फेडरल स्ट्रक्चर को अडॉप्ट भी किया, जिसकी वजह से जो श्रीलंका में सिविल वार निकला था रिजल्ट के रूप में, बेल्जियम इस सिविल वार से बच गया और बेल्जियम में सारे जो कन्फ्लिक्ट थे वो बहुत ही आसानी से और बहुत ही बिना किसी नुकसान के समाधान कर लिया गया। बेल्जियम जो फेडरल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर को अडॉप्ट किया और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कुछ पावर था वह रीजनल गवर्नमेंट को दे दिया। हालांकि बेल्जियम में रीजनल गवर्नमेंट पहले भी था, काम कर रहा था, लेकिन उनके पास कोई पावर, कॉन्स्टिट्यूशनली कोई पावर नहीं दिया गया था और पावर जो दिए भी गए थे वह जब चाहे तब सेंट्रल गवर्नमेंट उसको छीन सकती थी। लेकिन जब कन्फ्लिक्ट एराइज हुआ बेल्जियम में डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग पीपुल के बीच में, तो 1993 में वहाँ के संविधान में बदलाव किया गया और जो रीजनल गवर्नमेंट था उनको पावर दिया गया और कॉन्स्टिट्यूशनली पावर दिया गया। कहने का मतलब अब जो उनको पावर मिला वह अब सेंट्रल गवर्नमेंट छीन नहीं सकती थी। और इस तरीके से जो बेल्जियम पहले यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया हुआ था, कन्फ्लिक्ट के बाद फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया। तो इस कहानी से, इस पिछले चैप्टर से हम लोगों ने यह सीखा कि फेडरल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करके बेल्जियम ने देश को टूटने से बचा लिया, वहीं श्रीलंका फेडरल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर को अडॉप्ट नहीं कर पाया और सिविल वार का शिकार हुआ। आइए अब जानते हैं हम लोग फेडरलिज्म क्या है और फेडरलिज्म ज़रूरत ही क्यों है। तो सबसे पहला कारण तो हम लोग जान गए कि फेडरलिज्म ज़रूरत क्यों है, कि अगर कहीं किसी देश में एथनिक कंपोजिशन की वजह से कन्फ्लिक्ट राइज होता है तो उस कन्फ्लिक्ट को बड़ा होने से रोकने में फेडरलिज्म बहुत बड़ा भूमिका निभाता है, जो हम लोगों ने देखा बेल्जियम और श्रीलंका के केस में। तो फेडरलिज्म का डिफिनीशन कहता है फेडरलिज्म का कि फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। फेडरलिज्म वैसा सरकार का सिस्टम है जिसमें पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, डिवाइड किया जाता है सेंटर और स्टेट लेवल पे या और भी छोटे लेवल पे पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। दूसरी बात, फेडरलिज्म में दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है, एक सेंट्रल लेवल पे और दूसरा स्टेट लेवल पे। और सेंट्रल लेवल पे जो गवर्नमेंट होता है वह रिस्पॉन्सिबल होता है वैसे सब्जेक्ट पे काम करने के लिए जो नेशनल इंटरेस्ट का हो, और स्टेट लेवल वाला जो प्रोविंशियल या फिर स्टेट लेवल के इंपॉर्टेंस का हो, या डे टू डे या दिन प्रतिदिन या दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने की जो ज़रूरत होती है उस पर काम करने का अधिकार
स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। एक और बात, फेडरल सिस्टम में पावर को जो डिवाइड किया जाता है सेंट्रल एंड स्टेट लेवल पे, तो दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट होता है एक दूसरे का। कहने का मतलब इंडिपेंडेंट कि कोई किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा। यहाँ पे एक मैप दिया गया है जिसमें बताया गया है कि 193 कंट्री में से 25 कंट्री ऐसे हैं जो फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम का अडॉप्ट किया है, जिसमें मतलब 25 कंट्री में देश का, विश्व का 40% जनसंख्या रह रहा था। एक और गौर करने वाली बात, ये जो 25 कंट्री है दुनिया का जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट किया है, ये सारे बड़े कंट्री हैं जिन्होंने फेडरलिज्म को अडॉप्ट किया है। अब यहाँ एक वर्ड लिखा है यूनिटरी सिस्टम। तो यूनिटरी सिस्टम कहने का मतलब वैसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जिसमें एक लेवल का गवर्नमेंट हो, वन लेवल का गवर्नमेंट हो। एक से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन सारा का सारा पावर जो होगा, मैक्सिमम पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा। और अगर कहीं यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में कहीं लोकल गवर्नमेंट है या रीजनल गवर्नमेंट है और उनको पावर दिया गया है, तो वह पावर कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट वापस ले सकती है। इसके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर पास कर सकती है किसी भी काम को करने के लिए। ये 2-3 फीचर्स हैं किसके, तो यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के। कौन कौन से फीचर्स है, तो सबसे पहला फीचर्स, एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगा, वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अगर एक से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट है तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट लोकल लेवल या स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर पास कर सकता है। वहीं फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अभी हम लोगों ने पढ़ा कि पावर जो डिवाइड किया जाएगा सेंट्रल और स्टेट लेवल में, वह पावर इंडिपेंडेंट होगा और कोई किसी के काम में इंटरफेरेंस नहीं करेगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो फेडरल सिस्टम में पावर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर पास नहीं कर सकता है और वह सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति जवाबदेही भी नहीं रखेगा, क्योंकि फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और सब्जेक्ट दे दिया जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ये सारे सब्जेक्ट होंगे और इस पे काम वह करेगा जो नेशनल इंटरेस्ट का होगा। वहीं स्टेट गवर्नमेंट को वैसे सब्जेक्ट दे दिए जाते हैं जो दैनिक जरूरतों को देखभाल करने का काम करती है। आइए अब हम लोग जानते हैं कि किसी भी देश में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या नहीं है, वहाँ फेडरलिज्म एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो फेडरलिज्म के कुछ फीचर्स है, उस फीचर्स के सहारे हम यह जान सकते हैं कि वहाँ पे फेडरलिज्म है या नहीं है। तो सबसे पहला फीचर्स कहता है फेडरलिज्म का कि जिस देश में भी फेडरलिज्म होगा वहाँ पे कम से कम 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट तो होगा ही। 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट। दूसरा पॉइंट कहता है फेडरलिज्म का कि जो 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगा या जितने भी लेवल गवर्नमेंट होंगे वह सेमी सिटीजन पे शासन करेगा, लेकिन उनके ज्यूरिडिक्शन अलग होंगे। ज्यूरिडिक्शन अलग होंगे, ज्यूरिडिक्शन कहने का मतलब क्षेत्राधिकार अलग होंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको और बेहतर से। मान लीजिए आप बिहार में रहते हैं और आपको किसी भी तरह का इशू है करेंसी से रिलेटेड या बैंकिंग से रिलेटेड या इंटरनेशनल कोई रिलेशन या इंटरनेशनल कोई प्रॉब्लम आपके पास है, तो इस तरह के प्रॉब्लम का समाधान या देखभाल जो करेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हर वह मैटर को देखभाल करेगा जो नेशनल इंटरेस्ट का होगा। लेकिन मान लीजिए आपके पास समस्या है पुलिस से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड या सिंचाई इरिगेशन से रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड, इस तरह का अगर समस्या है तो इस तरह का समस्या का समाधान आपका स्टेट गवर्नमेंट करेगा। मतलब स्टेट गवर्नमेंट हर वह आपके दैनिक जरूरत जो होता है उसका समाधान स्टेट गवर्नमेंट करेगा। तो इस एग्जाम्पल से हम ये समझ रहे हैं कि नागरिक तो सेम ही है, सिटीजन सेम ही है, लेकिन अलग अलग टॉपिक पे, अलग अलग सब्जेक्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट किसी पे तो किसी पे स्टेट गवर्नमेंट आपका समस्या का समाधान करेगा या शासन करेगा। तीसरा जो फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर है वह यह है कि जो भी ज्यूरिडिक्शन दिए जाएंगे, सब्जेक्ट दिए जाएंगे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को, वह कॉन्स्टिट्यूशनली स्पेसिफाइड होगा। मतलब कोई किसी के काम में इंटरफेरेंस तो नहीं करेगा, साथ में जो सब्जेक्ट दिए जाएंगे वो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड होगा। ठीक है। चौथा पॉइंट जो फेडरलिज्म का वो यह है कि किसी को जो पावर दिया गया है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को,
वह पावर कोई एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट किसी दूसरे से छीन नहीं सकती। कहने का मतलब कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो पावर है और स्टेट गवर्नमेंट के पास जो पावर है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाह करके भी स्टेट गवर्नमेंट के पास जो पावर है उसको वापस नहीं ले सकती है, क्योंकि उनके पास जो पावर दिया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है। उसको आसानी से कोई एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट वापस नहीं ले सकती है, चेंज नहीं कर सकती है। पांचवा पॉइंट कहता है फेडरलिज्म में कि अगर पावर से रिलेटेड किसी तरह का मैटर हो जाए, कन्फ्लिक्ट हो जाए, तो उसको इंटरप्रेट या उसको समझाने का काम, उसको हल करने का काम कोर्ट का होगा। किसी भी तरीके का लेवल ऑफ गवर्नमेंट में अगर डिस्प्यूट हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट जो हाईएस्ट कोर्ट होता है वह उस पावर को या उस कन्फ्लिक्ट को खत्म करेगा, रिजॉल्व करेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो कहता है कि अब देख लीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, तो सबके काम करने का क्षेत्र अलग अलग है, तो काम करने के लिए तो पैसा का भी जरूरत होगा। तो संविधान में यह क्लियरली मेंशन्ड होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का इनकम किस सेक्टर से आएगा और स्टेट गवर्नमेंट का इनकम किस सेक्टर से आएगा। तो यहाँ हम लोगों ने पढ़ा फेडरलिज्म के बहुत सारे फीचर्स, जिस फीचर्स में हम लोगों ने पढ़ा कि दो या दो से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगा, दोनों का इनकम फिक्स होगा कि कहाँ कहाँ से किसका इनकम होगा, दोनों के बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूट किया गया होगा, कोई किसी के पावर इंटरफेरेंस नहीं करेगा, अगर इंटरफेरेंस किया, कन्फ्लिक्ट अराइज हुआ तो उसको हल करने का, समाधान करने का काम सुप्रीम कोर्ट का होगा। ये सब हम लोगों ने देखा। इन सारे पॉइंटों से एक बात क्लियर होता है, वह क्लियर क्या होता है कि जहाँ भी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा वहाँ पे दो मकसद होंगे, ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स होगा। सबसे पहला तो ऑब्जेक्टिव यह होगा कि उस देश का यूनिटी को प्रोटेक्ट करना है, सेफगार्ड करना है और प्रमोट करना। इसके साथ साथ उस देश में जो डाइवर्सिटी है, भिन्नता है, रीजनल डाइवर्सिटी है, उसको भी बरकरार रखना है। तो फेडरलिज्म का ये दो ऑब्जेक्टिव्स हो गया। पहला ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री, एंड सेकेंड क्या हो गया? एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। एक और बात जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, पावर तो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, लेकिन वह जो पावर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, शेयर किया जाता है, वह एक दूसरे के ट्रस्ट पे भी काम करता है। ट्रस्ट कहने का मतलब कि जहाँ भी फेडरल फॉर्म गवर्नमेंट होगा वहाँ पे दो एस्पेक्ट्स काम करेगा। पहला म्यूचुअल ट्रस्ट और एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। मतलब यह विश्वास अंदर में रहना चाहिए दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट में कि कोई किसी के काम इंटरफेरेंस नहीं करेगा और एक साथ मिल करके आगे बढ़ना है और जनता का भला करना है, ऐसा संकल्प बांध करके चलना होता है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। ये दो एस्पेक्ट्स होते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि ये फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम अडॉप्ट कैसे कर सकते हैं। तो कोई भी देश फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका जो है वह है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के माध्यम से, और दूसरा तरीका है कमिंग टुगेदर फेडरेशन के माध्यम से। ये होल्डिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होता है, तो आइए जानते हैं। सबसे पहला जो फेडरेशन प्राप्त करने का तरीका है वह है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, जिसमें बोला गया है कि कोई भी आज़ाद देश या आज़ाद राज्य, आज़ाद स्टेट, इंडिपेंडेंट स्टेट एक साथ मिल करके एक बड़ा देश बनाएगा, ठीक है, और बड़ा देश बनाएगा। इसके साथ जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स आकर के बड़े देश बने हैं उन सब के पास सेम पावर होगा। जो भी स्टेट, मान लीजिए कि 10 स्टेट है और 10 स्टेट ने मिल करके निर्णय लिया कि हम सब मिल करके रहेंगे, म्यूचुअल कंट्रैक्ट बनाएंगे, एग्रीमेंट बनाएंगे और मिलजुल करके रहेंगे। किसी भी तरीके का कोई भी विदेशी हमला अगर होता है किसी भी एक देश पे, तो समझा जाएगा कि 10 देश पे हुआ है और सब मिल करके उसका समाधान करेंगे। तो ये जो कमिंग टुगेदर फेडरेशन होता है ये एक एग्रीमेंट टाइप का होता है, ठीक है, और ये एग्रीमेंट कभी भी टूट सकता है और कोई भी जो देश उसमें मिला है वह देश अलग हो सकता है जब चाहे तब, ठीक है। दूसरी बात, कमिंग टुगेदर फेडरेशन में जो स्टेट्स आते हैं उस सब के पास सेम पावर होते हैं, ठीक है। सबका अलग अलग नेशनलिटी होगा, हर देश का नागरिकता अलग अलग मिलेगा, ठीक है। और जो बड़ा देश बनेगा कोई भी किसी भी देश का बाउंड्री चेंज नहीं कर सकता है, नाम चेंज नहीं कर सकता। ये सारे फीचर्स होते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन में। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, कमिंग टुगेदर फेडरेशन में बहुत सारे आज़ाद देश मिल करके एक बड़ा यूनिट बनाता है, ठीक है। दूसरा, सबके पास पावर सेम होगा। तीसरा, कोई किसी के काम इंटरफेरेंस नहीं करेगा, कोई किसी का बाउंड्री भी चेंज नहीं कर सकता। तो इस तरह के जो फेडरेशन बने हैं उसके एग्जाम्पल है अमेरिका, यूएसए यानी स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया।
दूसरा जो फेडरेशन प्राप्त करने का तरीका है वह है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसमें क्या होता है कि एक बहुत बड़ा देश है जिसका डाइवर्सिटी, रीजनल डाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा है। वह क्या करता है कि जो बड़ा देश है वो अपने देश को छोटे छोटे डिवाइड्स कर लेते हैं स्टेट्स में, और उनको पावर दिए जाते हैं। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में जो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं या फिर स्टेट जो डिवाइड किए जाते हैं, उन सबको सेम पावर नहीं दिया जाता, किसी को ज़्यादा किसी को कम, डिपेंड करता है कि उस स्टेट का सिचुएशन कैसा है। ठीक है, इसके जो एग्जाम्पल है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की वह है इंडिया, स्पेन, बेल्जियम। एक और बात, जहाँ हम लोगों ने कमिंग टुगेदर फेडरेशन में सीखा कि जो स्टेट मिल करके बनते हैं उसका कोई भी दूसरा देश बाउंड्री के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता है या नाम चेंज नहीं कर सकता है। लेकिन होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है वह स्टेट का नाम चेंज कर सकता है, बाउंड्री चेंज कर सकता है, एक स्टेट को तोड़ करके दो नया स्टेट भी बना सकता है, या दो स्टेट को जोड़ करके एक स्टेट भी बना सकता है। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल होता है स्टेट गवर्नमेंट के मुकाबले होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में। अब मुझे उम्मीद है कि आप कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन बेहतर से समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझे हैं तो एक बार पुनः इसको रिवाइज कर लेंगे और देख लेंगे। बार बार देखने के बाद आपको यह होल्डिंग टुगेदर एंड कमिंग टुगेदर फेडरेशन बेहतर से समझ में आ जाएगा। अब एक नया टॉपिक हमारे पास आया, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। इंडिया एक फेडरल कंट्री है कैसे, आइए जानते हैं। तो अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है, पढ़ा है कि फेडरलिज्म का एक फीचर है, क्या है फीचर, कि मिनिमम 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए। तो भारत का संविधान जब बना था तब से ही भारत में 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, एक यूनियन गवर्नमेंट है और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट है। तो पहला जो पॉइंट है फेडरलिज्म का वह इंडिया फुलफिल कर रहा है। चलिए दूसरा पॉइंट, फेडरलिज्म का हम लोगों ने पढ़ा था कि जो दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगा उसके ज्यूरिडिक्शन बटे होंगे, कोई किसी के काम में इंटरफेरेंस नहीं करेगा। तो उसका समाधान करने के लिए या उस पॉइंट को क्लियरिफाई करने के लिए भारतीय संविधान में 3 तरीके का लिस्ट डिसाइड किया गया है पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने का। वह है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। अब ये यूनियन लिस्ट क्या होता है, यह एक वैसा सब्जेक्ट होता है जो नेशनल इंपॉर्टेंस का होता है, और इस पे कानून बनाने का अधिकार सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, जैसे फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशंस एंड करेंसी। ये वैसे इस तरह के बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है अकेले, बिना किसी के इंटरफेरेंस से। दूसरा जो आता है हमारे पास वह स्टेट लिस्ट। यह वैसा सब्जेक्ट होता है जिसपे कानून बनाने का अधिकार सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। एग्जाम्पल में लोकल इंपॉर्टेंस जैसे पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, इन सारे मैटर पे कानून बनाने का अधिकार सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास है। अब एक लिस्ट और है हमारे पास जिसको बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। यह वैसा सब्जेक्ट होता है जिसपे कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का होता है, और दोनों मिल करके इन सब्जेक्ट पे कानून बनाते हैं। जैसे एजुकेशन से रिलेटेड कोई मैटर हो, फॉरेस्ट से, ट्रेड यूनियन से, मैरिज से, एडॉप्शन से, सक्सेशन से, इन सब रिलेटेड से अगर कोई कानून बनाना हो तो दोनों सरकार, सेंट्रल लेवल वाले और स्टेट लेवल वाले मिल करके कानून बनाते हैं। लेकिन जरा रुकिए, अगर कोई कानून बना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बनाया और स्टेट गवर्नमेंट ने भी बनाया, और मतभेद हो गया, कन्फ्लिक्ट हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला बोल रहा है कि हमारी बातें माननी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट वाला बोल रहा है कि हमारी बातें माननी चाहिए, तो इस केस में अगर कंकरेंट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पे कोई कानून बना है और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कन्फ्लिक्ट अराइज हो गया, तो उस केस में जो यूनियन गवर्नमेंट ने कानून बनाया है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून बनाया है, उसी को अडॉप्ट किया जाएगा। अब एक और बात, कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट होते हैं जो ना तो कंकरेंट लिस्ट में है, ना ही स्टेट और ना ही यूनियन लिस्ट में, तो वैसे सब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं रेजिड्यूअरी सब्जेक्ट। तो वैसे सब्जेक्ट पे कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। जैसे जब संविधान बना था उस समय कंप्यूटर का कोई व्यवस्था नहीं था, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का कोई सब्जेक्ट ऐसा कुछ लिस्ट किया नहीं गया। लेकिन बाद में ऐसा
ज़रूरत हुआ कि इस कंप्यूटर से रिलेटेड कोई कानून होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ा, कंप्यूटर की ज़रूरतें बढ़ी और प्रिवेसी बढ़ा। तो उसको देखते हुए जो कंप्यूटर से रिलेटेड कानून है उसको बनाया गया। तो वैसे सब्जेक्ट पे जो किसी लिस्ट में नहीं है उसको रेजिडियरी सब्जेक्ट बोलते हैं, और उस सब्जेक्ट पे कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है कि दो तरीके से हम लोग फेडरेशन को प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें पढ़ा था पहले हम लोगों ने होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन और दूसरा कमिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन में जहाँ हम लोगों ने देखा था कि बहुत सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स मिल करके एक लार्जर यूनिट बनाता है और शासन को चलाता है, गवर्न करता है। उसमें जितने भी स्टेट्स मिलते हैं वो सबके पास बराबर अधिकार होते हैं, ठीक है। लेकिन इसके एग्जाम्पल हम लोगों ने क्या देखा था कमिंग टुगेदर फेडरेशन का, तो अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। वहीं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में जो होता है, एक बड़ा सा देश अपने को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके स्टेट्स में डिवाइड करता है और सबको, सारे स्टेट्स को इक्वल राइट्स नहीं दिया जाता है। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में पढ़ा था हम लोगों ने। तो इंडिया एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। इसके एग्जाम्पल आर्टिकल 371। आर्टिकल 371 कहता है कि कुछ स्टेट्स जैसे असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ईटीसी, इनको एक स्पेशल प्रोविजन दिया गया है इस आर्टिकल के तहत, जिसमें बोला गया है कि इन स्टेट्स में जैसे असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश जैसे स्टेट्स में भारत के दूसरे राज्यों का लोग यहाँ पे ज़मीन खरीद के बस नहीं सकता है परमानेंटली। दूसरा, यहाँ बसने वाले लोगों को सरकारी एम्प्लॉयमेंट में थोड़ा सा अलग से प्रेफरेंस दिया जाता है। तो ज़रूरत क्यों है ऐसे स्टेट्स को स्पेशल प्रोविज़न देने का? दो कारण। कारण नंबर फर्स्ट, यहाँ पे जो लोग बसते हैं इनका कल्चर, इनका भाषा आम लोगों से बहुत भिन्न है, जिसकी वजह से यह आम लोगों में मिल नहीं पाते हैं। कारण नंबर दूसरा, यहाँ पे बसने वाले लोगों को बहुत लंबे समय तक पढ़ाई लिखाई करने का मौका नहीं दिया गया, जिसकी वजह से ये समाज में आगे बढ़ नहीं पाए। तो इनको आगे बढ़ने के लिए सरकार में एक अलग से प्रोविज़न प्रोवाइड किया गया ताकि ये भी पढ़ लिख करके आगे समाज में बढ़ सके और आम लोगों में मिल सके। तो यह आर्टिकल बताता है, आर्टिकल 371, कि इंडिया जो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, यहाँ पे सारे स्टेट्स को सेम राइट्स नहीं दिए गए हैं। एग्जाम्पल में हम लोगों ने पढ़ा असम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। ठीक वैसे ही कुछ स्टेट्स ऐसे होते हैं या कुछ इलाका ऐसा होता है देश के अंदर जो एरिया में बहुत छोटा होता है, कैपिटल सिटी से बहुत दूर होता है, प्लस वैसा जगह या वैसा इलाका जो दुश्मनों के डायरेक्ट टारगेट पे हो। तो वैसे स्टेट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट अपने कंट्रोल में रखती है और वहाँ पे खुद गवर्न करती है गवर्नर के माध्यम से। तो वैसे स्टेट्स को या वैसे इलाका को हम लोग यूनियन टेरिटरी बोलते हैं। तो ये भी एक वैसा, तो यूनियन टेरिटरी भी एक इंडिपेंडेंट स्टेट जैसा बिहेव नहीं करता है, तो इन्हें स्पेशल राइट्स दिया गया है। एग्जाम्पल चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दिल्ली, ये सारे वैसे इलाके हैं जिसको हम लोग यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत रखते हैं। कहने का मतलब ये इलाके पूर्णतः स्टेट नहीं है, यहाँ पे जो शासन चलाया जाता है डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के तौर पे या सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न करती है। तो इस दो एग्जाम्पल से हम लोगों ने देखा कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में स्टेट्स को, सारे स्टेट को सेम राइट्स या आइडेंटिकल राइट्स नहीं दिए जाते हैं। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट, जहाँ भी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, जहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट में, ये वहाँ के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। जैसे इंडिया में जो पावर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है यूनियन एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, वह एक संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है और बेसिक स्ट्रक्चर को बदलना आम बात नहीं है, बहुत ईजी नहीं होता है। अगर इसे बदलना भी चाहे तो इसका बहुत ही कठिन प्रोसेस होता है। जैसे अगर मान लीजिए जो पावर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सेंट्रल और स्टेट लेवल पे, उसमें किसी तरह का बदलाव करना है, ध्यान से समझेंगे इस बात को, अगर किसी भी तरीके का बदलाव करना है तो सबसे पहले पार्लियामेंट के दोनों हाउस, लोकसभा और राज्यसभा, 2/3 मेजोरिटी से पास कराना होगा उस कानून को या उस बिल को जिस बिल के तहत फेडरल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर में बदलाव करना चाह रही है सरकार। तो क्या करना होगा? पहला पॉइंट कि पार्लियामेंट के दोनों हाउस, लोकसभा एंड राज्यसभा से कम 2/3 मेजोरिटी से बिल को पास कराना होगा। उसके बाद जितने भी स्टेट्स है वहाँ पे उस बिल को भेजा जाएगा और जितने भी स्टेट उसके मिनिमम कम से कम आधा स्टेट, जैसे मान लीजिए 28 स्टेट्स हैं तो 14 स्टेट्स उस बिल के सहमति में हो, मतलब वह राज्य भी चाहे कि हाँ ये बदलाव होना चाहिए, तभी बदलाव हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि फेडरल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर में जो भी पावर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उसको चेंज करना बहुत आसान
नहीं होता है। एक और बात हम लोगों ने पीछे ही पढ़ा है कि फेडरल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर में किसी भी तरह का डिस्प्यूट एराइज होता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के मध्य में, तो उस डिस्प्यूट को हल करने का काम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का होता है। हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड? तो फेडरल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन मात्र से नहीं होगा। फेडरलिज्म को सफल होने में डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा भूमिका होता है। तो भारत में जो फेडरल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है या चल रहा है, तो उसका एक मेन कारण डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का होना भी है। कैसे समझते हैं? टॉपिक है एक लिंग्विस्टिक स्टेट्स, भाषा के आधार पर राज्य। शुरुआत में जब देश आज़ाद हुआ तो बहुत सारे ऐसे शुरुआत में जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो भारत के नेताओं ने भाषा के आधार पे राज्यों का बंटवारा करना ठीक नहीं समझा। उन्हें लगता था कि भारत को अगर भाषा के आधार पे बांट दिया जाएगा तो देश बट जाएगा, लेकिन यह तथ्य गलत हुआ और बाद में चल करके भाषा के आधार पे बहुत सारे राज्य बनाए गए, इस वजह से कि सेम भाषा बोलने वाले लोग सेम जगह रह पाए। और यह एक्सपेरिमेंट बहुत हद तक सफल हुआ लोगों को यूनाइट करके रखने में भारत में, क्योंकि सेम भाषा बोलने वाले लोग जब एक जगह रहते हैं तो एक कनेक्टिविटी बनता है और भारत के प्रति भी यह विश्वास जगता है कि सरकार उनके साथ है, उनके कल्चर को, उनके भाषा को रिस्पेक्ट देती है और उनका रिस्पेक्ट देती है। तो बहुत सारे राज्य ऐसे बने भाषा के आधार पे, जैसे गुजराती भाषा बोलने वाले को गुजरात, बंगाली भाषा बोलने वाले को बंगाल, और हिंदी भाषा बोलने वाले बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो बहुत सारे स्टेट इस मैप में आप देख सकते हैं 1947 का मैप, कि बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जो अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा, बहुत सारे स्टेट ऐसे भी हैं जो नए स्टेट्स हैं जो 1947 में आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे वेस्ट बंगाल आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, मध्य प्रदेश नहीं है, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, ये सब चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो बाद में भाषा के आधार पर राज्य बंटवारा किए गए और नए राज्य बनाए गए। तो ये एक बात ये भी बताता है कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था पीछे कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को डिवाइड कर सकती है, उसके बाउंड्री को चेंज कर सकती है। तो इस मैप में आप वेस्ट बंगाल भी देख सकते हैं, मध्य प्रदेश भी देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ भी देख सकते हैं, जो बाद में भाषा के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया, डिवाइड किया गया, ताकि सेम भाषा बोलने वाले लोग एक साथ रह सके। तो यह एक्सपेरिमेंट बताता है कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होने की वजह से लोग अपना बात सरकार तक पहुंचाता है और सरकार को अगर लगता है कि यह बात अच्छी है तो उसको अडॉप्ट करती है, जैसा भाषा के आधार पे सरकार ने माना। और यह एक बहुत ही सफल एक्सपेरिमेंट हुआ भारत के लोगों को एक साथ रखने का। दूसरा एक्सपेरिमेंट जो किया गया वह है लैंग्वेज पॉलिसी। भारत के संविधान में किसी भी एक भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज या नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया। हालांकि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया, लेकिन हिंदी सिर्फ 40% इंडियंस के द्वारा बोला जाने वाला मदर टंग था, बाकी का 60% अदर भाषा बोलते थे। इसलिए भारत के संविधान में हिंदी के अलावा 21 और भाषा को शेड्यूल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। मतलब कि इन भाषाओं में भारत का कोई भी कैंडिडेट एग्जामिनेशन दे सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी पोजीशन के लिए, बशर्ते कि वह उस भाषा को चूज करे। ठीक है, संविधान में कहा गया अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन कि 1965 के बाद इंग्लिश भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर से हटा दिया जाना चाहिए। और जब हटाया गया तो जो भी नन हिंदी भाषा बोलने वाले राज्य थे उन्होंने जी तोड़ विरोध कर दिया। तमिलनाडु में तो यह मूवमेंट वायलेंट चला गया, मतलब बहुत ही ज़्यादा उग्र हो गया और डिमांड करने लगे कि इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे रहने दिया जाना चाहिए। इस मूवमेंट को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह निर्णय लिया कि ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे रहने दिया गया। इससे क्या हुआ, इस फैसला से क्या हुआ कि अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग यूनाइट होकर के भारत में रह सके और फेडरल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर एडॉप्ट हो पाया। ये क्यों हो पाया? तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की वजह से ही। सेंटर स्टेट रिलेशन, सेंटर स्टेट रिलेशन एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका है या फिर बहुत ही खास तरीका है फेडरलिज्म को स्ट्रेंथ करने का। कैसे जानते हैं? देश जब आज़ाद हुआ तब बहुत लंबे समय तक सेंट्रल लेवल पे एक ही पार्टी का वर्चस्व रहा और बहुत सारे स्टेट्स लेवल की सरकार में भी एक ही पार्टी का वर्चस्व रहा, जिसकी वजह से सेंट्रल लेवल की सरकार
मनमानी किया करती थी, और जिस स्टेट्स में भी उस पार्टी की सरकार नहीं हुआ करती थी, जिस पार्टी की सरकार सेंट्रल लेवल पे है, उसको तंग किया करती थी, और इतना तंग किया करती थी कि कभी कभी वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल भी लगवा दिया जाता था, और वहाँ पे कोशिश किया जाता था कि उस पार्टी की सरकार बन जाए जो सेंट्रल लेवल पे है। लेकिन बात बदली कब? 1990 में। कब? 1990 में, जब किसी एक पार्टी को सेंट्रल लेवल पे बहुमत नहीं मिला। उस परिस्थिति में सेंट्रल लेवल की जो पार्टी है या नेशनल लेवल की जो पार्टी है, वो लोकल पार्टी से गठबंधन बनाती है, कोलिशन गवर्नमेंट बनाती है, जिसकी वजह से अब स्थिति बदल गई। अब स्थिति बदल क्या गया कि अब गठबंधन की सरकार है, अगर स्टेट लेवल के सरकार को तंग किया जाएगा तो वो अपना सहमति, अपना एग्रीमेंट उस पार्टी से निकाल लेगी और सरकार गिरा सकती है। तो अब जब कोलिशन गवर्नमेंट की सरकार बनी तो उस केस में सेंट्रल लेवल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिल करके अच्छे तरीके से काम करना शुरू किया और एक दूसरे के काम में इंटरफेरेंस करना बंद किया। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि फेडरल पावर जो है वह बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। क्यों इफेक्टिव है? तो पावर के डिस्ट्रीब्यूट की करने की वजह से और गठबंधन की सरकार बनने की वजह से। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या? जैसा कि भारत एक बहुत बड़ा देश है, यहाँ पे अलग अलग तरह के बहुत कल्चर के लोग, बहुत भाषा बोलने वाले लोग और बहुत अनेक धर्म के लोग रहते हैं। तो इतने बड़े देश, इतने बड़े कल्चर को गवर्न करना सिर्फ 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट से नहीं हो पा रहा था, तो ज़रूरत थी एक थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट की। दूसरी बात, भारत के बहुत सारे ऐसे भी स्टेट्स हैं जो यूरोप के कई आज़ाद देशों से बड़े हैं। जैसे उत्तर प्रदेश को ही ले लिया जाए तो जनसंख्या के मामले में रसिया से बड़ा है। महाराष्ट्र को ले लिया जाए तो जर्मनी के बराबर है लगभग। ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं। तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, या फिर कह सकते हैं कि सही तरीके से गवर्न करना, देश को प्रगति करना, विकास करने के लिए लोकल गवर्नमेंट की जरूरत होने लगी, क्योंकि इसके पीछे का मेन आइडिया यही है डिसेंट्रलाइजेशन का कि ज़्यादातर समस्याओं का समाधान जो भी होता है लोकल लेवल पे, उस समस्या की पहचान सिर्फ लोकल लेवल के लोगों को ज़्यादा अच्छा होता है, और उसका समाधान कैसे अच्छा से हो सके वो भी लोकल लोग ही अच्छे से कर सकते हैं, सेटल कर सकते हैं। इसलिए थर्ड लेवल की जरूरत हुई गवर्नमेंट की। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन का अगर डिफाइन करना हो तो कैसे कर सकते हैं? व्हेन पावर इज टेकन फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट, इट इज़ कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। कहने का मतलब कि अगर कुछ पावर को सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से लेकर के लोकल गवर्नमेंट को दे दिया जाए तो उसी को बोलते हैं हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन। एक और बात, शुरू में तो लोकल गवर्नमेंट की जब जरूरत होने लगी तो सरकार ने इसके वर्चस्व में लाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए और बहुत सारे स्टेट्स ने लोकल गवर्नमेंट को लाया भी, लेकिन उसको उतना सीरियसली नहीं लिया या नहीं लेते थे। वहाँ के लोगों का लोकल गवर्नमेंट में इलेक्शन सही से समय से नहीं हो पा रहा था, उनका आमदनी पैसा कहाँ से आए उसका सही तरीके से मेंशन नहीं था, जिसकी वजह से लोकल गवर्नमेंट सही से काम नहीं कर पा रहा था। बात आई 1992 की, जब एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया गया। 1992 में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया डिसेंट्रलाइजेशन के पक्ष में, और एक थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को मंजूरी दिया गया संवैधानिक रूप से, कॉन्स्टिट्यूशनली। कहने का मतलब 1992 में संविधान में बदलाव करके एक थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें बोला गया कि अब लोकल गवर्नमेंट जो होगा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, वहाँ हर रेगुलर इंटरवल पे इलेक्शन होना जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी कर दिया गया कि हर 5 साल में इलेक्शन होना ही है। इसके साथ जो लोकल गवर्नमेंट होंगे, ठीक है, उसमें 1/3 सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व किए जाएंगे। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी के लिए भी कुछ सीट्स रिजर्व किए गए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में। एक और बात, जो इलेक्शन होगा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के मेंबर्स का, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाएगा इंडिपेंडेंटली, बिना किसी के दबाव में आकर के। एक और बात, लोकल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को ये मैंडेटरी कर दिया गया कि लोकल गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू का सोर्स होगा वो फिक्स किया जाए, और उस रेवेन्यू से जो भी इनकम आएगा उस पर अधिकार और उसको खर्च करने का अधिकार लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को दिया जाए। तो ये बातें कही गई 1992 के डिसेंट्रलाइजेशन जो व्यवस्था लाया गया 1992 में, उसमें। तो इस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक रूरल गवर्नमेंट, रूरल लोकल गवर्नमेंट, और एक अर्बन लोकल गवर्नमेंट या अर्बन लोकल गवर्नमेंट। ठीक, रूरल गवर्नमेंट में क्या किया गया कि
एक गांव या एक से अनेक गांव को मिला करके, एक गांव या एक से अनेक गांव, एक या एक से ज़्यादा गांव को मिला करके एक ग्राम पंचायत बनाया गया। ठीक है, और उस ग्राम पंचायत में बहुत सारे वार्ड मेंबर्स होंगे जिसको हम लोग पंच कहते हैं, और उसके प्रेसिडेंट को सरपंच कहते हैं। और इसके जो मेंबर होते हैं डायरेक्ट डायरेक्ट उस ग्राम पंचायत को एडल्ट सिटीजन होंगे, पॉपुलेशन होंगे, वो उस मेंबर को नियुक्त करेंगे या फिर इलेक्ट करेंगे वोट के माध्यम से। और यही ग्राम पंचायत ही उस पूरे गांव का या ग्रुप ऑफ जो 2-3 गांव मिला करके बने होंगे उसका डिसीजन मेकिंग बॉडी होगा। एक और बात, ये जो पंचायत होगा ग्राम पंचायत, वह ग्राम सभा के सुपरविजन पे काम करेगा, और ग्राम सभा का जो सदस्य होगा उस गांव का सभी वोटर होगा। और इस ग्राम सभा का जो मीटिंग होगा साल में 2 या 3 बार किया जाएगा, जो एनुअल बजट पे भी डिस्कशन करेगा। उसके बाद ये तो हो गया ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत से ऊपर जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे पंचायत समिति या ब्लॉक। तो 3-4 या कुछ ग्राम पंचायत को मिला करके पंचायत समिति बनाया जाएगा, जो ब्लॉक लेवल या पंचायत समिति बोला जाएगा या फिर ब्लॉक या मंडल बोला जाएगा। और कुछ मंडल को मिला करके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद बोला जाएगा। कहने का मतलब अगर शॉर्ट में समझे तो लोकल गवर्नमेंट के अंतर्गत 3 सिस्टम किया गया, जिसमें 2 या एक से ज़्यादा गांव को मिला करके ग्राम पंचायत बनाया गया। ठीक है, और कुछ ग्राम पंचायत को मिला करके पंचायत समिति या मंडल बनाया गया, और कुछ मंडल को मिला करके जिला परिषद बनाया गया। कहने का मतलब लोकल गवर्नमेंट ग्राम पंचायत से उठ करके जिला परिषद या डिस्ट्रिक्ट लेवल तक काम करेगा। जिला परिषद का जो मेंबर्स होंगे वो वहाँ के एमएलए या फिर एमपी भी हो सकते हैं। कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स भी होते हैं उसके मेंबर। ये तो हो गया लोकल गवर्नमेंट बड़ी गांव में। शहर में म्यूनिसिपैलिटी होता है जिसको सेटअप किया गया है टाउन्स में, और बहुत बड़े शहर है तो वहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन किया गया है, और उसकी जो नियुक्ति होती है, उसके सदस्यों की नियुक्ति होती है उस म्यूनिसिपैलिटी के या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर रहने वाले एडल्ट सिटीजन्स करते हैं। और उसके जो हेड होते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, उसको मेयर बोलते हैं। तो ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंतर्गत ये व्यवस्था किया गया। एक और बात, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आने की वजह से, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डेमोक्रेसी में आम लोगों का पार्टिसिपेशन ही डेमोक्रेसी को सक्सेस बनाता है। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की आने की वजह से लगभग 36 लाख लोग रिप्रेजेंट हुए या इलेक्ट हुए पंचायत में और म्यूनिसिपैलिटी में मिला करके देखा जाए तो पूरे देश में। इससे क्या हो गया कि 36 लाख लोग पार्टिसिपेट किए डेमोक्रेसी में। जितना ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन होगा डेमोक्रेसी उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा। एक और बात, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की आने की वजह से महिलाओं का पार्टिसिपेशन डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में 1/3 सीट्स रिजर्व किया गया वुमेन्स के लिए। ठीक है, तो ये सारे फायदे हुए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के आने की वजह से। कुछ चैलेंजेस भी है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। वो चैलेंज यह है कि अभी बोला गया कि ग्राम सभा का मीटिंग साल में 2 या 3 बार होना चाहिए, लेकिन हर जगह ग्राम सभा का मीटिंग रेगुलरली हो नहीं पाता है या फिर नहीं होता है। स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेट्स में सिग्निफिकेंट पावर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को नहीं दिया हुआ है, जिसकी वजह से वह सही तरीके से काम नहीं कर पाता है। ये सारे चैलेंजेस है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के।